नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए भारत में जनप्रतिनिधियों का, एमएलए और एमपी के वेतन की वृद्धि, उनकी सैलरी की हाइक अब इतनी आम बात हो गई है क्योंकि खुद ही निर्णय करना है और खुद ही उस सैलरी को बढ़ाना है। खुद प्रधानमंत्री ने जब इस पर रोक लगाते हुए कहा कि जब बाकी लोगों की सैलरी तय करने का अधिकार उनको नहीं किसी आयोग को है, तो जनप्रतिनिधियों की सैलरी भी कोई और क्यों ना तय करे। यह बात कौन तय करे और उनकी सैलरी क्या हो, इस दिशा में जब होती है तो पता चलता है कि देश तो गरीब है लेकिन नेता अमीर होते जा रहे हैं। और क्या यह विरोधाभास नहीं है? क्या भारत में चुनाव सुधारों के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है? तमाम जब सवाल खड़े होते हैं तो आज का बिंदास बोल हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस देश के गरीब को इस जनप्रतिनिधि में अपना प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिखता? क्योंकि दोनों में कई विरोधाभास है। उसमें से प्रमुख विरोधाभास सैलरी पर हम आज के बिंदास में बात करेंगे, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। टेलीफोन लाइन खुली है, इस पर कॉल करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। पहले मुद्दे को देखते हैं। सांसदों ने अपने वेतन भत्ते में 100% बढ़ोतरी की सिफारिश की है। सांसदों को लगता है उनके अच्छे रवैये और आचरण की वजह से उनके वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ऐसे में संसदीय समिति ने सांसदों के वेतन में 100% बढ़ोतरी की सिफारिश की है। वित्त मंत्रालय ने भी प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है तो सांसद खुश हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को यह बात जची नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसदों को खुद ही सैलरी नहीं बढ़ानी चाहिए। सांसदों की सैलरी बढ़ाने का कोई पे कमीशन होना चाहिए। जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए पे कमीशन लागू होता है, वैसा ही कुछ सांसदों के लिए भी होना चाहिए। इसके बाद सभी सांसद मायूस हो गए। कुछ का तो कहना है प्रधानमंत्री सांसदों को भी बता रहे हैं कि मैं न खाऊंगा और न खाने दूंगा। ऐसे में आम लोग प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं सांसद अंदर ही अंदर प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। तो ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या जनप्रतिनिधियों को अपना अनाप शनाप वेतन बढ़ाने का खुद अधिकार होना चाहिए? क्या सांसदों के वेतन बढ़ाने के लिए पे कमीशन नहीं होना चाहिए? जब जनप्रतिनिधि 100 से 400 गुना वेतन खुद ही बढ़ा लेते हैं तो क्या जनता का अधिकार नहीं है? क्या जनप्रतिनिधि के साथ आम आदमी का वेतन, किसान की फसलों का मूल्य इसी रेट में क्यों नहीं बढ़ाया जाना चाहिए? अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के विधायकों ने अपना वेतन 400 गुना बढ़ा लिया। दिल्ली के विधायक कह रहे थे महंगाई ज्यादा हो गई है, ऐसे में विधायकों का वेतन बढ़ना चाहिए, लेकिन विधायकों ने वेतन बढ़ाने के नाम पर 400 गुना जनता को चूना लगा दिया। वहीं दिल्ली की जनता को ना तो सुरक्षा मिली और ना ही आशियाना। केजरीवाल ने कहा था विधायकों के पास आय का कोई साधन नहीं है, इसलिए उनकी वेतन वृद्धि होनी चाहिए। केजरीवाल कह रहे थे विधायक राजनीति के नाम पर जनसेवा कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल का हर ओर विरोध हुआ। लोग कह रहे हैं अब राजनीति जनसेवा नहीं रही, क्योंकि कोई प्रतिनिधि 5 साल के लिए जब चुना जाता है तो ऐसे में 5 साल तक वो पूरा लाभ कमाने का सोचता है। अब सवाल उठ रहे हैं कि जब विधायक जनता के लिए कुछ खास नहीं कर पाए तो अपना वेतन 400 गुना क्यों कर लिया? बढ़ती महंगाई में जनप्रतिनिधि अपने वेतन को बढ़ाने की मांग कर सकते हैं, लेकिन 100 गुना और 400 गुना वेतन बढ़ाना कहां तक सही है? वहीं इतिहास में पहली बार किसी नेता ने सांसदों के वेतन बढ़ाने पर सवाल उठाया है, वो भी किसी शीर्ष स्तर के नेता ने। तो ऐसे में क्या सांसदों के वेतन बढ़ाने के लिए पे कमीशन लागू नहीं होना चाहिए? कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जो जनप्रतिनिधियों के वेतन बढ़ोतरी की सिफारिश करे? क्या देश की आम जनता के मुताबिक जनप्रतिनिधियों को वेतन नहीं मिलना चाहिए? वैसे ये तर्क दिया जाता है कि इसलिए भी सैलरी बढ़ाना जरूरी है क्योंकि उनका ये मेन इनकम है, दूसरा कोई इनकम नहीं है। और यह भी कहा जाता है कि सांसद का कार्यक्षेत्र बड़ा होता है, विधायक के आसपास जो लोग होते हैं उनको सोशल वर्क भी अगर हम कहें या शादी में जाकर अगर कहीं पर पैसे देने भी हो या कहीं पर विदाई देने हो तो भी उसका टोटल सैलरी से कई गुना ज्यादा होता है। ये सच भी है लेकिन क्या ये इस देश के सारे राजनेताओं पे लागू होता है? दुर्भाग्य से इसका जवाब नहीं है, क्योंकि जब चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े नेताओं को भी 10-10 करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं, ऐसे में सैलरी उनकी आप लाखों में भी करेंगे तो क्या फायदा है? जब तक ए से लेकर जेड तक सुधार नहीं होगा तब तक केवल फायदे की बात करना गलत है। और इसलिए पूरे परिप्रेक्ष्य में इसका विचार होना जरूरी है और फिलहाल ये सैलरी रोकना जरूरी है। क्या आप जानते हैं इस देश में कुछ ऐसे भी राज्य हैं और विशेष बात है कि वो बहुत छोटे राज्य है जिनके एमएलए की सैलरी एमपी से भी ज्यादा है, जिसमें असम और दिल्ली शामिल है।
दिल्ली वो प्रदेश जहां पर मुख्यमंत्री अपने पार्टी का नाम आम आदमी रखते हैं, आम आदमी होने के लिए खासते हैं, छोटे शर्ट और सारा ड्रामा करते हैं, लेकिन सैलरी लेने के लिए आम आदमी की बात नहीं होती। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलता है। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? जी नमस्कार, मैं राम से बोला। ये जितने सांसद जितने भी हैं हिंदुस्तान के अंदर, जितने सांसद ये बैठे हुए ना, सारे के सारे चोर हैं। 65 साल से चोरी कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में चोरी कर नहीं रहे हैं। है, ये भी शब्द प्रयोग बिल्कुल गलत है कि सारे चोर हैं। मैं जानता हूं कि ऐसे भी सांसद हैं जिनको आज भी ओरिएंटेड घर में रहते हैं, उनका अपना मकान नहीं है। मैं जानता हूं कि उनके पास दिल्ली में 4 व्हीलर तो छोड़िए 2 व्हीलर तक नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि अपवाद के लिए नियम क्यों है? जब सार्वत्रिक तौर पर सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो अपवाद को बहाना क्यों बनाया जाता है? इसलिए सारे लोगों को नहीं कहना चाहिए, अच्छे लोग हैं, वो विधानसभाओं में भी है, लोकसभा में भी है। इसलिए हम अपना पक्ष रखते हुए उन अच्छे लोगों पर अन्याय ना करें। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, बोलिए। सीपी वशिष्ठ बोल रहा हूँ हनुमानगढ़ राजस्थान से। मैंने सांसदों के 100% वेतन बढ़ोतरी पर विभिन्न चैनलों के माध्यम से इतराज उठाया था। साथ ही राष्ट्रपति जी से भी इस विषय पर गुहार लगाई थी, जिस पर नरेंद्र मोदी जी ने संज्ञान लेते हुए अपना रुख स्पष्ट किया और सांसद कौन होते हैं अपना वेतन 100% बढ़ाने वाले, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए, विजय माल्या जैसे सांसद हैं जो देश का पैसा खाकर बाहर भाग गए। मैं पुनः मोदी जी से बेनती करता हूं कि देशवासियों ने सिलेंडर पर सब्सिडी छोड़ी है, तो ये लोकसभा के सांसद जनता का अनुकरण क्यों नहीं करते? केंद्र सरकार पेंशनधारियों के लिए तो वेतन आयोग का निर्माण करती है। अंत में मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि चुनाव के समय जब पर्चा भरते समय ये लिखित में दें कि संसद ठप नहीं करेंगे। ये जाहिर हो गया कि आम आदमी वाले लाखों रुपए वेतन में ले रहे हैं और अंत में आम आदमी का प्रधानमंत्री इस बढ़ने वाले वेतन पर ऐतराज दर्ज करवा रहे हैं। जो भी लोकसभा या राज्यसभा ठप करे उस पर मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि ये 283% सब्सिडी पर मास नोचने वाले गिद्ध ये यही काम करते हैं और देश को, संसद को ठप करते हैं और आपके मेरे पैसे का दुरुपयोग करते हैं। धन्यवाद। अब आपको सांसदों की जो बढ़ी हुई सैलरी की सजेशन आई है उसको दिखाते हैं। सांसदों को मौके। आजादी के बाद 35वीं बार बढ़ेगी सैलरी, पूरे 100% बढ़ेगी सैलरी। आम जनता की जेब पर पड़ेगा 250 करोड़ रुपए का बोझ। सांसदों ने बताया अच्छा है रवैया। वेतन 50,000 रुपए महीना 1 लाख रुपए हो जाएगा। संसदीय भत्ता 45,000 महीना 90,000 हो जाएगा। सेक्रेटेरियल अलाउंस 35,000 रुपए महीना 90,000 हो जाएगा। पेंशन 20,000 रुपए महीना 35,000 रुपए हो जाएगा। दैनिक भत्ता 2,000 रुपए 4,000 रुपए हो जाएगा। सांसदों को फर्नीचर के लिए 75,000, 50,000 फोन कॉल्स फ्री। वाहन के लिए 4 लाख का ब्याज मुक्त लोन। सांसदों की कमाई टैक्स फ्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपने घर के पर्दे भी नहीं बदले, जिनके लिए कि लाखों रुपए का प्रावधान है, जिनके पास दुनिया भर के लोग और खास करके विदेश के प्रमुख भी मिलने आते हैं। लेकिन सांसदों ने और मंत्रियों ने तो लाखों रुपए लगाने का एक इतिहास रहा है। अब भी कुछ लोगों ने इस पर लंबा और बड़ा खर्च किया है। क्या गरीब देश के अमीर नेता सही है? अगले कॉलर। जय हिंद। सर जी, मैं ये कह रहा था कि सरकारी कर्मचारियों का, इनका तो कोई इनकम टैक्स करता नहीं है, कुछ नहीं करता है। सरकारी कर्मचारियों को तो बेचारों को मार्च में आते हैं इनके पूरा इनकम टैक्स कर देता है। इनको हर चीज फ्री मिलती है। सरकारी कर्मचारी को जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल रहे। और इनको तो दुनिया भर के, अब सामने केजरीवाल जी तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आते ही इन्होंने दुनिया भर के पैसे बढ़ा दिए। इन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए तो इनके वेतन आयोग बैठते हैं, इनके लिए कोई वेतन आयोग नहीं बैठता है। सरकारी कर्मचारियों को बेचारा का वो अपने साल होते ही इनका इनकम टैक्स वगैरह सब काट देते हैं। इनका कोई इनकम टैक्स नहीं करता है। सरकारी कर्मचारी तो बेचारे सब मरते हैं, इनका तो कोई मतलब लेना देना नहीं है। मेरे कहने का मतलब ऐसा है। चलिए, धन्यवाद। सरकारी कर्मचारियों को तो फिर भी आयोग है, उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन इस देश का वो किसान, जिस किसान के बाजरे का रेट पिछले 10 साल में कितना बढ़ा,
जिसकी बढ़ोतरी 10% में भी नहीं हुई, गेहूं की बढ़ोतरी 10% में भी नहीं हुई, और उसके मुनाफे में रोज घट हो रही है, उसके केमिकल महंगे हो रहे हैं, उसका खाद महंगा हो रहा है, उसका सब कुछ महंगा हो रहा है, लेकिन उसके इनकम में बढ़ोतरी नहीं हुई। जो इस देश के 70% लोग हैं उनकी आमदनी घटी है, लेकिन इस देश के चंद नेताओं की आमदनी बढ़ेगी, इसका समर्थन नहीं हो सकता। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार जी। बोलिए। मैं राजपाल बोल रहा हूँ जब्बर से। हाँ हाँ, ये इनकी तनख्वाह तो ये बढ़ा लेते हैं जी, और इनकी रिटायरमेंट की कोई सीमा नहीं है। 60 साल में जब अन्य कर्मचारी रिटायरमेंट होते हैं तो इनको भी रिटायरमेंट होना चाहिए। तो इनको रिटायरमेंट क्यों नहीं करते जी? बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। नमस्कार सर। क्या कहना है? हम सोनपुर से अभिमन्यु सिंह बोल रहे हैं। हाँ, कहना यह है सर कि वेतन बढ़ोतरी के लिए केजरीवाल सरकार ने पहल की। उसी पहल के दौरान सांसदों को भी यह इच्छा हुई कि हमारे भी वेतन बढ़नी चाहिए। इन लोगों का तो वेतन बढ़ ही रहा है और आम आदमी को के ऊपर बोझ महंगाई का बढ़ रहा है। देश में किसान सब की अकाल मृत्यु हो रही है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ चौहान साहब, वंदे मातरम। क्या कहना है आपको? चौहान साहब, मैं जोगिंदर त्यागी मेरठ से बात कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सांसदों को ये अधिकार किसने दे दिया कि वो अपनी तनख्वाह खुद बढ़ा लें? हम भी नौकरी करते हैं, हम भी अपनी सैलरी खुद नहीं बढ़ा सकते। कोई डायरेक्टर होता है, कोई आयोग बनेगा, जब भी तो सैलरी बढ़ेगी। और दिल्ली की तो आप बात ही मत करो, केजरीवाल की। ये इतने दिन हो गए मुख्यमंत्री रहते हुए, इन्हें खांसने के अलावा कुछ काम नहीं है। ये मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी खांसी का इलाज नहीं करा सकते, तो दिल्ली का इलाज क्या करेंगे? ये 500%, 400% ये सैलरी अपनी बढ़ा लेते हैं। ये करते क्या है इस पैसे का? जैसे आम आदमी है, आम आदमी को कितना पैसा चाहिए? 15 से 20 हजार रुपए खर्च करने के लिए। तो ये आम आदमी नहीं है तो खास आदमी है। बिल्कुल, धन्यवाद। और जब देश की बड़ी आधे से भी ज्यादा आबादी 20 रुपए रोज भी नहीं कमाती है, तो फिर सोचिए कि जनप्रतिनिधियों की संवेदनाएं कितनी जागरूक होनी चाहिए, या उनके बर्ताव में क्या अभिव्यक्त होना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं शिव कुमार बंसल गोंडा से बोल रहा हूँ, बोलिए। हरियाणा। ये महंगाई के हिसाब से इसका सांसदों का और विधायकों का वेतन बढ़ना चाहिए, न कि 100% 200% के हिसाब से जी। जैसे महंगाई बढ़ती है इंडेक्स के हिसाब से सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है, उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए। बस ये। धन्यवाद। कुछ जगह इसमें विरोधाभास भी है। पंजाब में विधायकों का दिन का भत्ता केवल 20 रुपए है, लेकिन कुछ जगह पर इसका आंकड़ा 1000 में जाता है। क्या ये विरोधाभास भी एक तरीके से एक तो पॉपुलैरिटी की पॉलिटिक्स हो रही है या फिर प्रॉफिट की पॉलिटिक्स हो रही है? तो हम चाहते हैं कि ना पॉपुलैरिटी की पॉलिटिक्स हो। 20 रुपए भत्ता जानते हैं कि ये व्यवहारिक नहीं है, लेकिन इसको व्यवहारिक तल पर लाने के लिए आखिर आप किसका स्टैंडर्ड लगाएंगे? क्या विदेशी सदनों का लगाएंगे, दिल्ली जैसे विधानसभाओं का लगाएंगे, या इस देश के खेत खलियान में खून के साथ पसीना बहाने वाले किसान के साथ लगाएंगे? अगले कॉलर। जय हिंद। भारत में 60 वर्ष के जितने आधे से ज्यादा के किसान हैं उनको 5000 होना चाहिए पेंशन। और जो असंगठित क्षेत्र के जो वर्कर हैं जिसके पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उनका भी वेतन 1000 से बढ़ा के कम से कम 4000 5000 करनी चाहिए। वो भी तो देश के जनता है। दूसरे देशों में कुछ भी नहीं है, सब जनता बराबर है। यहाँ पर देखो, भारत में इतनी असमानताएं हैं और हर बार अपना वेतन बढ़ा लेते हैं, किसी पूछने की जरूरत है नहीं। तो इसलिए सबसे पहले किसान और असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर है उनका ही भरना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। हम स्क्रीन पर आपको साथ साथ में कॉल के दौरान कार्टून भी दिखा रहे हैं। ये कार्टून आपको बताएंगे उन अभिव्यक्ति को जो कलाकारों ने, कार्टून बनाने वालों ने व्यक्त की हैं। ये सैलरी से संबंधित कुछ कार्टून का कलेक्शन हम कॉल के दौरान आपके सामने दिखा रहे हैं। हम आपको कारणों पर नजर डालते आखिर हम आपके सामने कार्यक्रम क्यों लेके आए।
अब राजनीति जनसेवा नहीं रही। पहले जनसेवा करने के लिए लोग राजनीति में आया करते थे। हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं जब विधायक अपने क्षेत्र में साइकिल से घूमते थे और आम लोगों की तरह अपनी झोपड़ी जैसे घरों में ही रहते थे। लेकिन अब तो राजनीति व्यवसाय बन गई है। राजनीति के जरिए व्यवसाय हो रहा है। चुनाव जीतने के लिए हर फंडा अपनाया जाता है। अपराधी चुनाव जीत रहे हैं। कई तो ऐसे अपराधी रहे हैं जो जेल से ही चुनाव जीत गए हैं। ये अपराधी नेता धनबल और हर तरह का कपट करते हैं चुनाव जीतने के लिए। फिर ऐसे नेता कैसे जनता की सेवा कर सकते हैं? क्योंकि इन्होंने चुनाव में वोट लेने के लिए खूब पैसा उड़ाया होता है, तो क्यों ना ये फिर गंदे तरीके से पैसे कमाएंगे। सांसदों का रवैया कैसे अच्छा हो गया? संसद में कुछ सांसद भारत माता का अपमान करते हैं, वंदे मातरम कहते समय वॉकआउट कर जाते हैं, संसद को नहीं चलने देते, अपने हितों के लिए, अपने आकाओं को बचाने के लिए चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देते, एक दूसरे पर गैर संसदीय टिप्पणी करते हैं। फिर सांसदों का रवैया कहां से आदर्श हो गया? मनमाना वेतन बढ़ाते जनप्रतिनिधि। जब जनप्रतिनिधियों का मन करता है अपना वेतन खुद ही बढ़ा लेते हैं। नए नए बने आम आदमी पार्टी के विधायकों ने तो अपना वेतन 400 गुना तक बढ़ा लिया। ऐसे में सवाल उठते हैं कि दिल्ली के विधायकों ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया जो उन्हें 400 गुना वेतन बढ़ाने का अधिकार मिल गया? क्या इन विधायकों की जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? जनप्रतिनिधि जनता के बजाय खुद का भला सोचते हैं। जैसे ही कोई जनप्रतिनिधि चुनाव जीतता है वैसे ही वो सबसे पहले जनता के बीच जाना छोड़ देता है, क्योंकि उसे अब जनता की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपना भला देखता है कि कहां से अगला चुनाव जीतने के लिए पैसा आए, कहां से नई नई गाड़ियां खरीदने के लिए पैसा आए, किस तरह से जनता के टैक्स के पैसों को अपना बनाया जाए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, कमल शर्मा बोल रहा हूँ पंचकुला से। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो इनके लिए पेंशन का प्रावधान है और उसके लिए पेंशन प्रावधान भी जो इनका मिनिमम 10 साल या 15 साल जो 5 बार 3 बार रह चुका है उसके लिए होना चाहिए। और एक कमीशन इनका पर्टिकुलरली होना चाहिए सारे ऑल इंडिया बेसिस पे, जो इनका डिसाइड करे भी कहीं जगह तो कम है, कहीं जगह ज्यादा है, कहीं जगह ये डिस्पैरिटी होती है तो एक दूसरे को देख के खुद बढ़ा लेते हैं। इनका भी एक कमीशन बनना चाहिए और इनका जनप्रतिनिधियों का भी उस कमीशन में दखल होना चाहिए और जनप्रतिनिधि भी होना चाहिए। किसान से लेके ऊपर तक लीडर्स होने चाहिए जो डिसाइड करें कि इनकी सैलरी क्या है। ये देश सेवा नहीं कर रहे, देश को लूट रहे हैं जनप्रतिनिधि बन के। ये क्रिमिनल्स भी आ रहे हैं, वो भी पेंशन ले रहे हैं, फिर वो कहते हैं हम गवर्नमेंट पेंशन ले रहे हैं, हमारे को सारे बेनिफिट्स चाहिए। क्या बेनिफिट चाहिए? 5 साल में, ये 5 साल करके गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो उसकी मिनिमम 15 से 20 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट मिलती है उनको, और उसके बाद उनको पेंशन मिलती है। इन्होंने एक इलेक्शन जीता और उसमें भी एक दिन भी नहीं आए लोकसभा में या राज्यसभा में और अपनी पेंशन लेने शुरू कर देते हैं और तनख्वाह लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट को कुछ सख्त कदम लेने चाहिए ताकि लोगों के प्रति जो लोगों का इनके प्रति व्यवहार लग रहा है अभी एक लूट रहे हैं वो खत्म होना चाहिए ऐसे लोग। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, ये राजस्थान में जो होमगार्ड के जो आया था उच्च न्यायालय का फैसला, उसके बावजूद भी कोई बीजेपी सरकार ने नियमित नहीं किया और उच्च न्यायालय का भी आया हुआ है। ये आज का विषय नहीं है, हम चाहेंगे कि आज के विषय पे बात करें। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सर, नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो बिना किसी प्रोटोकॉल के और बिना किसी डिसाइडिंग अथॉरिटी के किस तरह से सांसद आपसदारी में घर घर खेलते हुए अपनी सैलरी बढ़ा रहे हैं। इसके लिए कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जिसमें कि आम जनता के नुमाइंदे भी शामिल हों। कुछ इस तरह का पैनल होना चाहिए जो चेकआउट करे कि वेदर और नॉट इट इज रिक्वायर्ड टू एनहांस देयर सैलरी। और दूसरी ये बात कि जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने एक आम सहमति जाहिर करी है कि 2006 के बाद से हम पेंशनेबल जॉब को खत्म कर रहे हैं, तो किस हद से एक जनता का हारा हुआ प्रतिनिधि पेंशन के लिए योग्य है, इस पर भी आज देश को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। क्योंकि ये अपने आप में कई सौ करोड़ का बजट है आज की डेट में, जो कि आम जनता की जेब से जाता है और मिडिल मैन तो सरकार में सबसे ज्यादा पिस रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद। हम आपको किसानों की स्थिति पर भी नजर डलवाते हैं। अन्नदाता मरने को मजबूर क्यों? साबुन की टिकिया पर भी उसकी कीमत तय। आजादी के 65 साल बाद भी किसान की हालत बदतर। औने पौने दामों पर फसलें बेचने को मजबूर। 10 साल पहले 1 क्विंटल गेहूं की कीमत 1000 रुपए थी, जो कि आज करीब 1500 रुपए है। 10 साल पहले 1 क्विंटल मूंग की कीमत 3000 रुपए थी, जो आज करीब 5000 रुपए है। जबकि इसी गेहूं का आटा कंपनी के बाद बाजार तक पहुंचते ही करीब 2700 रुपए का होता है। मूंग की दाल कंपनियों के बाद व्यापारियों की दुकान तक पहुंचते ही करीब 13000 रुपए प्रति क्विंटल हो जाता है।
सैनिकों की कमाई पर भी टैक्स, सैनिकों को मौसम से बचाने के लिए सूट्स का अभाव, सुरक्षा कर्मियों को बुलेट प्रूफ जैकेट का अभाव, पुलिस के पास लाठी आधुनिक हथियारों का अभाव, सांसद विधायक बनाने वाले बेहाल क्यों? ऐसे देश में सांसदों की सैलरी जब जब बढ़ी है, दोगुनी हुई है। इन्हें बनाने वाली आम जनता, सैनिक, किसान, घरेलू नौकर, रिक्शा चालक और मजदूर भगवान भरोसे ही रहने को मजबूर हैं। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में ऐसा कब तक चलेगा? पंकज शर्मा हमारे फेसबुक पर प्रतिक्रिया में कहते हैं कि अगर गरीब नेता को चुनते समय अमीर चुनेंगे या किसान जमींदार को चुनेगा, किसान का मजदूर जमींदार को चुनेगा, तो यही होगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मातरम सर। बोलिए। हाँ जी, वंदे मातरम सर। क्या कहना है आपको? सर, ये जो केजरीवाल और कांग्रेस, ये तो देश पे कलंक है। और इनके साथ साथ ये अन्ना हजारे जैसे समाज सेवी है जो वो इस मुद्दे पे क्यों नहीं आते? वो वैसे पाखंड करने को आ जाते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे क्यों नहीं आते आगे? उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ वो सर हो गया, जैसे ये सैलरी बढ़ती है बेचारे मजदूर, गरीब और ये जनता कहाँ जाएगी? है? आज हमारे राजस्थान के अंदर देखिए आप, कितनी यो हालत बेकार हो रही है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर, जनप्रतिनिधि की जो एजुकेशन है वो तय नहीं होती है सर। एक चपरासी के लिए, हाँ जी, एक चपरासी के लिए भी 10th क्लास और एज लिमिट रखी जाती है, उसका फिजिकल एजुकेशन वो टेस्ट होता है। जबकि देश को चलाने वालों के लिए ना एज लिमिट है, ना एजुकेशन है, ना फिटनेस है। यदि ये तय हो और साथ में इनका वो जो इलेक्शन है वो सरकारी खर्चे पर हो, तो हमारा अंदाज है कि ये सब सिस्टम सही हो जाएगा। धन्यवाद। कई कॉलर अपनी बात रखना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि नए नए मुद्दे, नए नए तर्क रखें, क्योंकि आज हम जानबूझ के कॉलरों को अपनी बात ज्यादा रखने का मौका दे रहे हैं, जिससे कि अब तक हमारे देश में जो परंपरा है कि नेता बोलता है और जनता सुनती है, नेता सैलरी बढ़ाने के पहले जनता को सुने, इसलिए आज के बिंदास में जनता को अपनी आवाज रखने का मौका दे रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। चौहान जी वंदे मातरम। बोलिए। चौहान जी वंदे मातरम। क्या कहना है आपको? चौहान जी, हाँ, मैं सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हूँ। हाँ, हमें 30 साल नौकरी करने के बाद हाँ, पेंशन मिलती है। हाँ, और ये एमपी एमएलए को जो है 1 साल 2 साल या 5 साल में ही पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये हमारे साथ जाती नहीं है। फिर हमारी तनख्वाह जो है कई सालों के बाद बढ़ती है, और इनकी एमपी की जो है एमएलए की हर 10 साल बाद 5 साल बाद कई गुना बढ़ जाती है तनख्वाह। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसका क्या जिसका तो कभी बढ़ता ही नहीं है। नहीं तो ऐसे हम लोगों के साथ क्यों ऐसे अन्याय हो रहा है? बिल्कुल, धन्यवाद। ये तो बात उनकी है, उनको कम से कम मिल तो रहा है। मैं उनका भी प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं जिनको कुछ भी नहीं मिलता। जैसे कॉलर ने कहा कि नेता एक बार चुनकर आता है तो उसकी जीवन भर की पेंशन पक्की हो जाती है। ओ सैलरी से, पेंशन से अपनी खुद की व्यवस्था करता है और भ्रष्टाचार से 7 पीढ़ियों की व्यवस्था करता है। अगले कॉलर। जय हिंद। सरकार से निवेदन करता हूँ। बोलिए। हेलो। हाँ, मैं इस सरकार से निवेदन करता हूँ कि यहाँ चारा पानी के लिए पशुधन मर रहा है, और ये सरकार यहाँ लेटरिन बनवा दी, नहीं पैसा दिया एक को भी। चलिए धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं हिंदुस्तान के जनप्रतिनिधियों की सैलरी हाइक कितना हो, 100 गुना, 400 गुना, और कई जगह तो विधायकों की सैलरी सांसदों से भी ज्यादा। और इस देश के आम आदमी, इस देश के गरीब की, इस देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसान की तो कोई सुध ही नहीं। यही विरोधाभास क्या इंडिया वर्सेस भारत नहीं है? क्या इंडिया अपनी सैलरी बढ़ा सकता है क्योंकि उसकी मनमानी चलती है और भारत मजबूर है इसलिए वो ढोता है? हमने पिछले दिनों इस विषय पर जो कार्यक्रम किया था उसका एक रिपोर्ट दर्शकों के विशेष मांग पर आपको दोबारा दिखाते हैं। भारत में दो प्रकार के समाज हैं। एक जो पैसों को खर्च करने के बहाने तलाशता है, तो दूसरा पैसों को कमाने और बचाने में अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां खाक कर देता है। लेकिन दरिद्रता आजादी के 65 सालों में 35वें मौके का इंतजार है, जनता के लिए नहीं बल्कि खुद की सैलरी बढ़ाने के लिए, वो भी पूरे 100% यानी 2 गुना। इसी संसद में कभी नोटों की बारिश हुई थी, सांसदों को खरीदने के लिए पैसे दिए गए थे। इसी संसद के 10 सदस्यों को सवाल पूछने के बदले घूस लेने का दोषी पाया गया था और उनकी सदस्यता चली गई थी। जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी का इंतजार है। पीएम की हरी झंडी मिलने के बाद सभी सांसदों का वेतन और भत्ते 2 गुने हो जाएंगे। 50,000 रुपए महीने से बढ़कर तनख्वाह 1 लाख रुपए हो जाएगी। इस कदम से आम जनता की जेब पर 250 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि खुद की सैलरी और भत्तों को बढ़ाने के पीछे सांसदों ने अपना रवैया अच्छा बताया है। सांसदों के वर्तमान और बढ़ोतरी के बाद मिलने वाली राशि वेतन 50,000 रुपए महीना 1 लाख रुपए हो जाएगा। संसदीय भत्ता 45,000 रुपए महीने से बढ़कर 90,000 हो जाएगा। सेक्रेटेरियल अलाउंस 45,000 रुपए महीने से बढ़कर 90,000 रुपए हो जाएगा। पेंशन 20,000 रुपए महीने से बढ़कर 35,000 रुपए हो जाएगी। रोजाना का भत्ता 2,000 रुपए से बढ़कर 4,000 रुपए हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा जरूरत चुनाव सुधारों की है। ऐसे में आधे अधूरे उपाय कर भारतीय सांसदों की सैलरी बढ़ाने के तर्क को लेकर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। सवाल यह है कि जब एक और देश की जनता महंगाई से जूझ रही है, तो ऐसे में सांसदों की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव कहां तक उचित है? क्या सदन में अक्सर शोरगुल और हंगामा करने वाले इन सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी होना ठीक है? यहाँ यह भी सवाल पैदा होता है कि जो सांसद सदन में हंगामा कर कामकाज बाधित करते हैं, उनकी सैलरी में कटौती क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कांग्रेस और भाजपा जैसे बड़े सियासी दल को खुद आगे बढ़कर इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करना चाहिए, जिससे आम जनता में अच्छा संदेश जाए? भारत में जजों की सैलरी इसलिए ज्यादा है ताकि वो भ्रष्टाचार से दूर रहें और उन्हें अपने खर्चों में कोई दिक्कत न हो। देश के सांसद भी कुछ यही दलील देते हैं। लेकिन आधे अधूरे चुनाव सुधारों की वजह से ही भारतीय राजनीति में नोटों का बोलबाला है। एक लोकप्रिय सांसद और नेता तक को चुनाव लड़ने के लिए 10 करोड़ रुपए तक की जरूरत पड़ जाती है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो इस वजह से कोई गरीब इंसान पार्षद तक नहीं बन पाता। ऐसे में भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए माननीय सांसदों और विधायकों की सैलरी बढ़ाना गलत है। ये देश का दुर्भाग्य ही है कि एक तरफ देश की जनता का पेट भरने वाला अन्नदाता गरीबी के चंगुल में फंसकर उसी खेत में अपनी जान दे रहा है जिसे उसने अपने हाथों से सींचा था। आजादी के 65 सालों बाद भी किसान की कमाई में कोई फर्क नहीं आया है। खाद और खेती के संसाधनों की कीमतें जरूर आसमान छूने लगी हैं। किसान अपनी फसलों की कीमत तक तय नहीं कर सकता। आज से 10 साल पहले 1 क्विंटल गेहूं की कीमत 1,000 रुपए थी, जो आज करीब 1,500 रुपए है, जबकि 10 साल पहले 1 क्विंटल मूंग की कीमत 3,000 रुपए थी, जो आज करीब 5,000 रुपए है। ये वो दाम है जो किसान को मिलता है, जबकि इसी गेहूं का आटा कंपनी के बाद बाजार तक पहुंचते ही करीब 2,700 रुपए और मूंग की दाल कंपनी के बाद व्यापारियों के दुकान तक पहुंचते ही करीब 13,000 रुपए प्रति क्विंटल हो जाती है। ऐसे में किसान बेबस है, जबकि व्यापारी वर्ग एक छोटी सी साबुन की टिकिया पर भी लिखी हुई उसकी तय कीमत ही वसूलता है। भारत माता के सपूत किसान इसलिए भी बदहाल हैं क्योंकि वो हड़ताल कर अपने उत्पादों के दाम नहीं बढ़ा सकते। आज उसी देश में माननीय सांसद विधायक अपनी सैलरी बढ़वा रहे हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की तनख्वाह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। कुछ साफ छवि के माननीयों को छोड़ दिया जाए तो संसद से लेकर देश की विधानसभाओं तक में हत्या के प्रयास, रेप और लूट जैसी संगीन वारदातों के आरोपी मौजूद हैं। सवाल ये भी है कि देश में सांसदों की सैलरी जब बढ़ी है, दोगुनी हुई है, जबकि इन्हें सांसद और विधायक बनाने वाली आम जनता, सैनिक, किसान, घरेलू नौकर, रिक्शा चालक और मजदूर भगवान भरोसे ही रहने को मजबूर है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में ऐसा कब तक चलेगा? सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुमार मयंक। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हेलो। क्या कहना है आपको? सबसे पहले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी के अंदर जलसा किया था। जय हिंद विद्वान जी। देखो जी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले रेवाड़ी के अंदर हरियाणा में जलसा किया था। उन्होंने ये कहा था कि समान वेतन, समानार्थन रिपोर्ट लागू। आज तक समानार्थन रिपोर्ट लागू हिंदुस्तान के अनाज के भाव का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। इससे बड़ा धोखेदार प्रधानमंत्री मैं तो मानता नहीं, एक जमींदार आदमी हूँ। ठीक है जी, आज तक नहीं हुई है। और आज अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। नमस्कार सुरेश जी। हाँ नमस्कार, मैं पश्चिम बंगाल फरक्का से बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ, आपके विषय पर जो हर एक बीमारी का एक इलाज होता है, तो एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है और पॉलिटिकल क्राइम भी हो रहा है हमारे देश में डेमोक्रेसी के नाम पे। इसका भी एक इलाज होना चाहिए। बिल्कुल। तो इस इलाज का मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बताइए। पहला बात यह है कि मोदी जी के सिवाय मोदी का सभी नेता ने इसको पक्ष में दिया है कि हाँ, इसका सैलरी दोगुनी होना चाहिए। सिर्फ मोदी जी नहीं बोले हैं। तो मोदी जी के नेतृत्व में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक नियम लागू किया जाए, 20 साल के लिए मार्शल लॉ के अंडर में दे दिया जाए देश को, ताकि नेताओं को पता चले कि क्या होता है मार्शल लॉ। भूखा सूखा में जो लोग मर रहा है, इसको कोई चिंता नहीं है। बीएड एमएड करके लोग मर रहा है, इसका कोई चिंता नहीं है। तो इसका इलाज ये है। दूसरा इलाज ये है, इन नेताओं को अगर सैलरी लेना है तो इसको नेट क्वालिफाई करना होगा। और तीसरा है कि पॉलिटिकल पार्टी का जो कैंडिडेट होगा, वो कैंडिडेट बनने से पहले उसको भी नेट क्वालिफाई करके उसके बाद विचार करना होगा कि हाँ, ये वोट में खड़ा हो सकता है, वोट चुनाव लड़ सकता है। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हमारे देश की जनता इतनी गरीब है, भोली है, इतनी इमोशनल है कि देश के शातिर नेता उन पर बड़े ही क्रूरता से राज करेंगे। किसी के लिए खाने का अन्न का दाना नहीं, और कोई सैलरी जब 100 गुना बढ़ाता है तो निश्चित तौर पर यह अत्याचार, अन्याय और क्रूरता है। और इसलिए नेताजी ने कहा था कि इस देश में 10-20 साल तक मार्शल लॉ के तहत एक अच्छे नेतृत्व के हाथ में सत्ता होनी चाहिए। और यह बात अगर आज हिंदुस्तान में की जाए तो निश्चित तौर पर इस देश के डकैत जो नेता है, जो लुटेरे नेता है, जो चोर नेता है, उनको लगाम लगाने के लिए कामयाब साबित हो सकती है। और निश्चित तौर पर यह सही समय ऐसे विषय पर निर्णय करने का है। अगले कॉलर। जय हिंद। ये हमारा हिंदुस्तान, जिसमें संसदीय अपने रेट, अपने वेतन, अपने भत्ते अपने हिसाब से बढ़ा लेते हैं। पब्लिक को भूखा मरने या उनको पानी ना मिले, इसकी कोई चिंता नहीं। हमारे देश में एक लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे, जिन्होंने अपनी तनख्वाह के जो सेविंग हुई पैसे को भी सरकार के लिए वापस कर दिया। और ये हमारे सेवक अपनी मर्जी से अपनी तनख्वाहें, अपने भत्ते और अन्य चीजें कमाने के बाद भी इनका हमारे पे रोब चलता है और डंडों से हमें बजाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा देके दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने आए तो उन्होंने अपने अकाउंट में वहां का मुख्यमंत्री रहते जितनी सेविंग की थी वो वहां के मुख्यमंत्री कार्यालय और निवास के सेवकों के बच्चों के शिक्षा के लिए, लड़कियों के शिक्षा के लिए दी। क्यों सारे आदर्श उदाहरण केवल प्रधानमंत्री करे और उनके सांसद बस सैलरी बढ़ोतरी की मांग करे? ये भी तो सही नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं ये बोल रहा हूँ कि ना, जो आज का देश का किसान है वो आत्महत्या कर रहा है, और जैसे ही अनाज बाजार में आता है उसी को बेच करके जो है ना, वो लोग करोड़पति अमीर होते जा रहे हैं।
एक नेपकिन बेचने वाला सर करोड़पति बन रहा है, और एक किसान जो है जो नाज उपजाता है वो आत्महत्या कर रहा है हर रोज। और मैं ये कहूंगा कि सर जो जितने भी देश के नेता ना, उनका ऐसा क्या हो गया 2 दिन के अंदर जो उनकी डबल सैलरी की जा रही है। जो नाज कल आ रहा था वही नाज आज आ रहा है, जितने रुपए में कल बिक रहा था उतने रुपए में आज मिल रहा है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। अभी बात तो चालू थी, क्या कहना है आपको? चलिए, सही नेटवर्क में आके कॉल करिए, आपकी बात को हम दिखाएंगे, सुनाएंगे, परिणामों पर नजर डालते हैं कि अगर ऐसा होता रहा तो क्या होगा। देखिए, प्रतिनिधि अपना वेतन खुद बढ़ाते रहेंगे। जैसे दिल्ली के विधायकों का केजरीवाल ने 400 गुना वेतन बढ़ा दिया, वैसे ही दूसरे विधानसभा भी विधायकों का वेतन बढ़ा सकती हैं। अगर जनप्रतिनिधि ऐसे ही अपना वेतन बढ़ाते रहे तो आने वाले समय में जनप्रतिनिधि जनता के पैसों को डायरेक्ट लूटते रहेंगे। राजनीति को जनसेवा बनाने पर विचार हो। ऐसा नहीं है कि सब जनप्रतिनिधि निजी स्वार्थ के लिए राजनीति में आए हों। अभी भी देश में कई उदाहरण हैं जिन्होंने देश सेवा के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। ना तो उनका कोई घर है और ना ही कोई परिवार। ऐसे लोग वास्तव में राजनीति के जरिए जनसेवा कर रहे हैं। जनता का जनप्रतिनिधियों से विश्वास उठ जाएगा। जब नेता जनप्रतिनिधि बनते ही अपना वेतन 400 गुना बढ़ा लेंगे तो जनता को उन पर विश्वास कैसे होगा? कैसे जनता ऐसे लोगों को अपना हितैषी मानेगी? कैसे ये नेता जनता के हितों की रक्षा कर सकते हैं? जनता के टैक्स का पैसा नेता परोक्ष और अपरोक्ष रूप से लूटते रहेंगे। कई नेता तो चुनाव ही इसलिए लड़ते हैं कि वो अपना भला कर सकें, जनता के पैसों को लूटकर। अब जनप्रतिनिधि अपनी सैलरी बढ़ाकर जनता के टैक्स के पैसे को परोक्ष रूप से खा रहे हैं। जनता को उसका हक नहीं मिलेगा। क्या महंगाई की मार सिर्फ जनप्रतिनिधियों को ही पड़ती है? क्या जनप्रतिनिधियों को ही खुद अपनी सैलरी बढ़ाने का अधिकार है? क्या जनता पर महंगाई की मार नहीं पड़ती? क्या जनता महंगाई से परेशान नहीं होती? तो फिर जनप्रतिनिधियों को ही क्यों हो अपना वेतन खुद बढ़ाने का अधिकार? कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, बोलिए, हेलो। क्या कहना है आपको? अरे सर, ये कह रहे थे हम कि अभी जो है राज्यसभा में मनोनीत हुए माननीय पंड्या साहब। हेलो, बोलिए। राज्यसभा में पंड्या साहब मनोनीत किए रहे, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया है। और मैं कहता हूँ कभी किसी किसान को मौका दिया जाएगा इसमें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जरूर इस पर प्रधानमंत्री ने सोचना चाहिए। किसानों के एक्सपर्ट के नाम पर, किसानों के नेता के नाम पर तो कई लोगों को हाउस में बिठाया गया। प्रत्यक्ष किसान जिसने इस देश के जमीन पर, भूमाता पर अपने पसीनों का अभिषेक किया है, ऐसा कोई व्यक्ति वहां पर क्यों नहीं हो सकता? माना कि उसको भारत के संवैधानिक जो कानून है वो पता नहीं होंगे, माना कि उसको हाउस के अंदर के एटिकेट्स पता नहीं होंगे, लेकिन इस जमीन पर कैसे पसीना बहाकर उससे सोना उगाया जाता है और जीवन का पूरा सब कुछ निचोड़ लगाने के बाद भी एक रोटी के लिए और बच्चे के नए कपड़े के लिए कैसे तरसना पड़ता है, यह तो वो खुद अनुभव कर चुका है। कम से कम उसकी उपस्थिति उस हाउस में इस देश को, नेताओं को अपनी सैलरी बढ़ाते समय शर्म तो महसूस कराएगी, और ऐसे किसी नेता, किसी किसान की उपस्थिति वहां के किसानों के प्रतिभाव को जगाए रखेगी। और इसलिए बहुत अच्छी सुझाव है। मैं मानता हूं कि आजादी के बाद का ये सर्वश्रेष्ठ प्रयोग रहेगा कि वास्तविक जिसके पिता किसान थे, जो खुद किसान है, जो खुद जमीन कश्ता है, ऐसा किसान भी कभी क्यों संसद में अपॉइंट नहीं किया जाता। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए, क्या कहना है? के बैठा है वहाँ पर, कभी उद्योगपति, कभी खिलाड़ी, कभी कोई जैसे बना देते हैं। जिसको जरूरत नहीं है उनको भी बना देते हैं। पंड्या साहब को कोई जरूरत नहीं, वो मना कर रहे हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है। धन्यवाद। उनकी महानता है, वो आध्यात्मिक गुरु है, और आध्यात्मिक गुरु संत रहते हुए ऐसे प्रकार का पद ना लेने का अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया है। हालांकि वहां पर जो लोग हैं वो इन लोगों का खुद ध्यान रखे, ऐसा कहा जाता है। हम तो जनप्रतिनिधियों को भले ही राजा न समझते हो, लेकिन इस व्यवस्था का सरकार तो राजा है, लेकिन उस राजा का भाव जनता के दुख प्रति क्यों नहीं है? ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर आदर्श राज्य की जो कल्पना है, राम राज्य की जो कल्पना है, उसमें प्रजा के पैर में कांटा भी चुभता है तो राजा को नींद नहीं आती। हमारे देश के लोक प्रतिनिधि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में मरने वाले, भूखे मरने वाले लोगों की भी चिंता नहीं करते। ये विरोधाभास है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम नीलम गुप्ता, मैं कानपुर से बोल रही हूँ।
और मेरा क्वेश्चन यही रहता है हमेशा, आजकल के जो नेता हैं उनका जन सेवक तो वो अपने आप को बोलते हैं, जन सेवक बोलते हैं, लेकिन जन सेवक क्या होता है? जब वो रोड पे निकले तो उनके लिए रोड खाली हो जाए, उनके लिए चाहे वो एम्बुलेंस हो चाहे कुछ हो, और सैलरी बढ़ाने के लिए वो सबसे आगे हैं। जो देश के लिए काम करने के लिए आप चुने गए हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, उस रूप में तो कुछ काम नहीं। आज पूरी भारत में लोग प्यासे मर रहे हैं, जगह जगह भ्रष्टाचार है, तो सिर्फ आप इसलिए सैलरी अपनी बढ़ाते हैं जिससे कि आप अपनी पार्टी को और मजबूत करें। हर तरह से साम दाम दंड भेद जो भी हो सकता है वो सब करते हैं, लेकिन इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए कोई कुछ भी नहीं करना चाहता है। सिर्फ एक नरेंद्र मोदी जी अकेले क्या कर सकते हैं? ये सबका काम है। ये जितने सांसद चुने गए हैं ये सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए चुने गए हैं कि अपनी सैलरी। इस देश की महिला की, गृहिणी की भी व्यथा, उसकी प्रतिक्रिया, उसकी अभिव्यक्ति, उसकी सोच और उसका नेताओं के प्रति दृष्टिकोण आप इन कॉल के दौरान समझ सकते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। क्या कहना है आपको? और खुद अपने लिए ही सब कुछ करते हैं, लेकिन देश के लिए बोलते रहिए, बोलते रहिए। नहीं करता। इसलिए मैं एक आम इंसान हूँ, मैं एक टीचर हूँ, लेकिन मुझे इस तरह की सोच से इतना फ्रस्ट्रेशन होता है कि मैं इस चीज को समझ नहीं पाती हूँ कि ये लोग सिर्फ अपने लिए नियम कानून, संसद का पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं। संसद कितना मॉनसून सत्र चला गया, ग्रीष्म सत्र जा रहा है, शीत सत्र जा रहा था, इन लोगों ने एक काम भी नहीं किया। जो जनता का इतना मेहनत का पैसा है, टैक्स आता है, संसद पे करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। इनके पीछे कारों का काफिला चलता है, कितने लोग चलते हैं, लेकिन जो आम जनता है, जो गरीब है, वो आज भी उतना ही गरीब है। फिर जो भ्रष्टाचार करता है वही अमीर होता है। तो फिर किस बात की कि इसीलिए क्यों सब लोग ईमानदार? मैं कानपुर से बोल रही हूँ, नीलम गुप्ता। आप शिक्षिका है? यस, मैं स्कूल स्पोर्ट्स एक्टिविटी की मैं टीचर हूँ, योग मेरा सब्जेक्ट है, और मैं जो इन सब बातों से मुझे कहीं ये बिल्कुल धन्यवाद। आप योग सिखाती है इसलिए ऐसी बात कर रही है। भोग करने वाले राजनेता क्या जाने, यस, इसलिए मोदी जी ने जो योग का विषय सबके लिए किया है, अगर इस देश की राजनीति योग करेगी तब वो जानेगी कि दुख क्या है। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। हाँ, बोलने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, बोलिए। द्रौपदी त्रिपाठी बोल रही हूँ। हाँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो नेता है, ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जाते हैं कि करने के लिए जाते हैं? वहाँ देश सेवा करना चाहिए कि वहाँ केवल अपने ही लिए जाते हैं? ये लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं, किसी का बिल्कुल भला नहीं करते हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, कम समय बचा है इसलिए कम शब्दों में अपनी बात को रखें। जय हिंद। ये सारा प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, नेता लोग प्राइवेटाइज कर रहे हैं, अपनी कुर्सी को नहीं प्राइवेटाइज करते। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। मेरा नाम दीपक है, मैं जिला शामली उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। हेलो, बोलिए बोलिए। मेरा नाम दीपक है, मैं उत्तर प्रदेश जिला शामली से बोल रहा हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ हमारे जिले में गन्ना किसानों की इतनी बुरी दुर्दशा हो रही है, पिछले साल का भी कई मिलों ने पेमेंट नहीं दिया किसानों का। क्या कोई देश में ऐसा वर्ग है जो अपनी फसल एडवांस में बेच कर पैसा 2 साल बाद ले? कोई भी इस बात को सुनने को तैयार नहीं। स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल कानों में तेल डाल के पड़ी हुई है। किसानों के बच्चों की उत्तर प्रदेश सरकार तो वहां पर बड़े बड़े फिल्म सितारों को बुलाकर बड़ा डांस और क्या क्या करवाती है। पैसा बाती है, लेकिन किसानों के लिए पैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में विज्ञापनों पर कैसे चलेगा? अखिलेश सरकार ने ना किए हुए कामों को भी काम दिखाकर
जो विज्ञापनों पर खर्चा किया जा रहा है उसका कुछ प्रतिशत भी अगर किसान पे लगाया जाए तो उत्तर प्रदेश का किसान खून के आंसू कम से कम नहीं बहाएगा। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ सुरेश जी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सुरेश जी। हाँ मैं ब्रजपाल बोल रहा हूँ दिल्ली से। बोलिए। मैं ब्रजपाल बोल रहा हूँ दिल्ली से। बोलिए ना। हाँ जी, मेरे को दो ही बात कहनी है कि इन नेताओं का एक तो पेंशन नहीं होनी चाहिए जी, और दोबारा ये अपनी मर्जी से जो बढ़ा लेते हैं वो नहीं होना चाहिए। बस इतना ही कहना है जी। धन्यवाद। उपाय पर नजर डालते कि क्या उपाय हो सकते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर विचार करें जनप्रतिनिधि। किसी नेता ने पहली बार सांसदों को जनता की राय से रूबरू कराया है। इससे पहले जब चाहा सांसदों ने अपना वेतन बढ़ाया, किसी ने इसका विरोध तक नहीं किया। लेकिन अब सांसदों के वेतन बढ़ोतरी के लिए भी कुछ नियम कानून कायदे होने चाहिए, जो पहली बार होगा। जनप्रतिनिधियों को अपना वेतन खुद ही नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि खुद ही अपना वेतन बढ़ाते रहेंगे, वो भी 100 से 400 गुना, तो कैसे जनता को जनप्रतिनिधियों पर विश्वास होगा? जनता सोचेगी कि हम भूखे और महंगाई से परेशान हैं और नेता हमारी कमाई से मौज मस्ती कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का कार्य जनसेवा हो, ना कि खुद की सेवा। आज ज्यादातर जनप्रतिनिधि खुद की सेवा करने में ज्यादा लगे हुए हैं। जनता की सेवा से उन्हें कोई लेना देना नहीं। इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि पूरा संसद सत्र गुजर जाता है और जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं पर कोई विचार नहीं रखते। जनप्रतिनिधियों के वेतन बढ़ोतरी के लिए पे कमीशन लागू हो। जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि करने के लिए पे कमीशन होता है, वैसे ही जनप्रतिनिधियों के लिए भी पे कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि खुद वेतन बढ़ाने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। हेलो, आप लाइव में जुड़े हैं, बोलिए। हाँ सुरेश जी, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं आजमगढ़ से बोल रहा हूँ सर, अखिलेश यादव बोल रहा हूँ सर। मेरा कहना सर सिर्फ यही है कि जैसे मतलब कांग्रेस वाले सर, मतलब आज उनको अगस्ता में मतलब भ्रष्टाचार दिखा तो सर रोड पे आ गए, और मतलब वो जनता को क्या दिखाना चाहते हैं कि मतलब हम लोग मतलब जैसे सांप पाक हैं क्या? धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। मैं रांची से खुशहाल चंद जैन। अपने देश के अंदर मैंने हिसाब लगाया 11 पैसे रोज से मतदाता बिकता है। उससे देश में वैसे नेता मिलेंगे ना, दिखाओ मिलेंगे, खाओ मिलेंगे, ये सब सत्यानाश ही होने वाला है आगे जाके। 11 पैसे में बिकता है, 11 पैसे में 11 पैसा रोज। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। कम समय बचा है, कम शब्दों में बात को रखें। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हम बोलना चाह रहे हैं कि नेता लोगों को उतना नहीं देना चाहिए कुछ। उन लोगों को अपना टाइम से अपना। धन्यवाद। हम आपके सामने आज का ये मुद्दा इसलिए लेके आए क्योंकि जो बहुसंख्यक जमात है नेताओं की, वो इसके हकदार नहीं है, बल्कि जो चुनाव पर करोड़ों रुपए खर्च करती है और करोड़ों रुपए बल्कि खरबों रुपए कमाने के लिए खर्च करती है, वो लोग सेवा के लिए राजनीति में नहीं आते। उनको इस प्रकार की सुविधाओं का अधिकार नहीं है और नैतिक अधिकार तो बिल्कुल ही नहीं है। और इसलिए मैं उन राजनेताओं का भी सम्मान करता हूं जो बिल्कुल ही आम है, गरीब है, ऐसे राजनेता है, लेकिन वो इतने अल्पमत में है कि उनके अच्छे होने और उनके ईमानदार होने का फायदा बाकी चोरों को नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए आज ये कार्यक्रम उनके ऊपर अन्याय भी कर सकता है जो कि वास्तविक ईमानदार है, लेकिन हम उनके ईमानदारी का फायदा केवल उनको मिले, उनके आसपास के जमात को ना मिले, इसलिए इस पूरे मुद्दे को आपके सामने लेकर आए। ये मुद्दा बिंदास में भले ही यहीं पर रुके, लेकिन ये चर्चा समाज में हो। इस देश के राजनेताओं को शर्म आए कि जो सैलरी मांगने की बात करे तो एक गरीब मतदाता खड़ा होकर उसके सामने अपनी आमदनी को प्रकट करे। ये काम आज के बिंदास ने किया है। देश के विभिन्न कोनों से, विभिन्न राज्यों से
विभिन्न आय वर्ग के और विभिन्न एज ग्रुप के लोगों ने बात को रखा है। हम आशा करते हैं आज का ये वीडियो जब हम इस देश के सांसदों को और विधायकों को और मुख्यमंत्रियों को भेजेंगे तो कुछ तो शर्म करके कुछ लोग अपनी सैलरी कम करेंगे या ज्यादा सैलरी ना बढ़ा के की मांग निश्चित। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।